तो खैर, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपको कराते हैं, फिर चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। अभिषेक तिवारी जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की तरफ से। टीना शर्मा जी नेता बीजेपी की तरफ से हैं। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। हाँ निरंजन जी, जो मेरा प्रश्न था, आपने यदि सुना हो तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वैसे तो ये एकजुट नहीं हो पाए, लेकिन जैसे ही ईडी की कार्रवाई शुरू हुई ये लोग एकजुट हो गए। तो वो एक काफी चर्चा में रहा था पिछले दिनों का उनका स्टेटमेंट। अब ये अध्यादेश के जरिए भी खबरें हैं कि एकजुट हो रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये एकजुटता ग्राउंड पर भी किसी भी बहाने से एकजुट हो रहे हो, वाकई नंबर्स में तब्दील होगी 24 में? देखिए जीनत जी, अगर आप विपक्षी एकजुटता की बात करेंगे तो मैं यहां से शुरू करता हूं कि भारतीय राजनीति के अंदर ये कोई पहली बार ऐसा नहीं देखने को आया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, मैं बात करूंगा सन 1989 की, उससे पहले मैं बात करूंगा सन 1976, 77, 78 की, जब कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में हुआ करती थी और उस टाइम तमाम विपक्षी दल, यानी कि जिसके अंदर दक्षिणपंथी भी होते थे, वामपंथी भी होते थे, मध्यम मार्गी भी होते थे, सारे के सारे अपनी विचारधाराएं और अपने मतभेद भुला करके केवल और केवल एक एजेंडे पर इकट्ठे होते थे, और वो होता था कांग्रेस को हराओ। और कदाचित आज भी मेरा यह मानना है कि विपक्ष कदाचित इसी एजेंडे पर इकट्ठा हो रहा है। बेशक उनकी आपस में चाल मिले ना मिले, उनकी ताल मिले ना मिले, उनके विचार मिले ना मिले, लेकिन मोदी हराओ, बीजेपी हराओ, तो ये पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन साथ में मैं ये भी जोड़ूंगा कि उन दोनों परिदृश्यों का, मैं 79 की भी बात करूंगा और 89 की भी बात करूंगा, दोनों परिदृश्यों की परिणति क्या हुई वो भी पूरे देश ने देखा है। कि जब 89 के अंदर देश ने 2 साल के अंदर 4 प्रधानमंत्री देखे, 79 के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से राजनीति के अंदर जो भगदड़ सी मची थी। तो कदाचित मेरा यह मानना है कि ये जो प्रयोग है ये पहली बार नहीं हो रहा, पहली बार। और जिस तरीके से अभी आपकी चर्चा चल रही थी, अगर आपकी अनुमति हो मैं उसके ऊपर भी अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने आज कहा है कि ये प्रयोग केवल दिल्ली के ऊपर हो रहा है, उसके बाद में तमाम गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके ऊपर भी ये फॉर्मूला लागू किया जाएगा। तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, मैं अपने आप को एक राजनीतिक विद्वान मानता था जीनत जी, लेकिन जब से मैंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को अध्ययन करना शुरू किया, वास्तव विश्वास मानिए मेरा स्वयं का कॉन्फिडेंस जो है वो डावाडोल हो गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं ये देख रहा हूं कि ये राजनीति की 16 कला पास, हमारे यहां पहले कहते थे फला आदमी 16 कला पास है, 16 कला निपुण है, और ये कब कौन सी कलाबाजी कब करेंगे, इस चीज का मेरे को खुद को स्वयं नहीं समझ में नहीं आता। जिस तरीके से 11 तारीख की इन्होंने रैली करी रामलीला मैदान के अंदर, तो आप यकीन मानिए मैं इनकी कुछ और स्पीच वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की शायद ये स्पीच होगी, ये उनके भाषण होंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई, मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपने वो कहानी पूरी सुनी होगी तो आप भी रात को हंसे जरूर होंगे। और उसके बाद में जिस तरीके से आज वो कह रहे हैं पटना के अंदर डी राजा के साथ बैठ करके कि भाई ये प्रयोग तमाम राज्यों के अंदर किया जाएगा, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। 2019 के चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने आम सभाओं के अंदर पब्लिकली ये बात कही थी कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब अगर 19 में जीत करके आ गए तो आगे देश में चुनाव नहीं होंगे, आगे देश के अंदर केवल और केवल राष्ट्रपति शासन चलेगा, इसलिए आप इनको हराओ। लेकिन उसके बाद भी तो लगातार चुनाव हो रहे हैं। और इस बार की भी अगर मैं बात करूं इनकी बात का, तो मुझे एक बात बताइए, केंद्र सरकार को 9 साल पूरे हो गए लगभग, मेरे हिसाब से अब आने वाले समय के अंदर जो देश है वो चुनावी मोड के अंदर, यानी कि चुनावी बिगुल बच जाएगा, चुनावी मोड में चला जाएगा। तो केंद्र सरकार अपने बचे हुए कुछ महीनों के लिए किसी राज्य के लिए ऐसा अध्यादेश या ऐसा बिल क्यों लेके आएगी? पहली बात तो केजरीवाल जी से मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। और जो वो हर एक चीज में कहते हैं मेरे से लिखवा लीजिए, लेकिन आज तक आप जैसे विद्वान पत्रकारों ने भी किसी ने लिखवाने का प्रयास नहीं किया, लिखवाने का एफर्ट्स नहीं किया। नहीं, मैंने इंटरव्यू किया था तो बकायदा हमने ऑडियो संभाल के रखा था तो इस समझ से परे कि वो लेकिन एक चीज एमसीडी जीत रहे और जीते, एक चीज देख करके दुख होता है जीनत जी। मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए एक बात कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का जब आज मैंने तमिलनाडु के एक मंत्री के ऊपर ईडी के छापे के बारे में जब स्टेटमेंट सुना, तो वो एक फिल्म का डायलॉग है ना जीनत जी
कि ये आप किस लाइन में आ गए। तो वो ही चीज मुझे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जब मैं वो सुन रहा था तो मुझे लगा ये आप कहां आ गए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो रामलीला मैदान के अंदर जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, जब स्टेटमेंट देते थे कि जिस आदमी के ऊपर भी आरोप लगे सबसे पहले उसको बर्खास्त कर देना चाहिए या उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए, और जब तक उसका डिसीजन नहीं होता तब तक उसको राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के और स्वयं एक निर्णय दे देते हैं कि उसके ऊपर जो छापा पड़ा है वो गलत पड़ा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है और ये लोकतंत्र की हत्या है। तो फिर तो ईडी और सीबीआई इनको तमाम का मेरे हिसाब से काम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी के ऊपर छापा मारेंगे तो फिर वो तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। किसी को पकड़ेंगे, जो जैसे कर रहा करते रहना चाहिए। तो देखिए जीनत जी, ऐसा है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के बारे में मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी कम से कम 2-4 साल और पढ़ने की आवश्यकता है, 2-4 साल और समझने की आवश्यकता है, तब जाकर के हो सकता है मैं तीसरी या चौथी क्लास तक उनकी विद्या तक पहुंच पाऊं। नहीं तो आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए ना, आपको रोज क्लास मिलेंगी उनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। किसी को कम समय मिला हो तो माफी चाहती हूँ, लेकिन